हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8th का साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम कोल एंड पेट्रोलियम है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम यहाँ दिया हुआ है कोल एंड पेट्रोलियम, तो आप समझते ही होंगे कोल मीन्स कोयला एंड पेट्रोलियम मीन्स जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि मिलता है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कहने का मतलब हम अपनी ज़रूरतों के लिए कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें नेचुरल पाई जाती है, यानी नेचुरली पाई जाती है, तो कुछ इंसानों के द्वारा बनाई गई होती हैं जिसे हम मैन मेड कहते हैं। रिसोर्सेज जो होता है वह दो तरह का होता है, नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द सोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वैसी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलता है यानी प्राकृतिक से मिलता है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह का होता है, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होता है? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हम उसे कहेंगे जो कि कभी खत्म होने वाला चीज नहीं होता है, या वैसा प्राकृतिक में चीजें जो कभी खत्म नहीं होती है, चाहे इंसान उसे जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर, कभी ये खत्म होने वाला चीज नहीं होता है। वहीं अगर हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। यानी प्राकृतिक में ऐसी चीजें कुछ हैं जो कि लिमिटेड है, अगर उसे हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें यानी इंसान उसे बेवजह फालतू में इस्तेमाल करते रहे तो वो एक दिन न एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब चीज़ें जो हैं बिना मतलब का हम इस्तेमाल करते रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप पिक्चर में भी देख सकते हैं और लिखा हुआ भी है फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट को हम डिफोरेस्टेशन करते रहें यानी जंगलों की सफाई करते रहें तो एक दिन पूरा जंगल का जंगल खत्म हो सकता है। कोयले को अगर इसी तरह इस्तेमाल करते रहें जैसे आज के डेट में हो रहा है तो भी खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम का मतलब बेटा कभी भी पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोलियम से हमें कुछ प्रोसेस करने के बाद हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलता है। इसको हम बेवजह इस्तेमाल करते रहें तो ये भी खत्म होने के कगार पे आज के डेट में पहुंचा हुआ है, जो कि हमारे जनरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं बचेगा। वहीं मिनरल्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए कि हमें बेवजह फालतू में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहां देख लेते हैं, कैन सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या जो सनलाइट है वो इंसानों के द्वारा इस्तेमाल करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा या खत्म हो जाएगा वो, ऐसा आपको क्या लगता है? क्या ये कभी खत्म होने वाला चीज है? तो बेटा ये कभी खत्म नहीं होगा सनलाइट, ठीक है। इसका देखिए क्या यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सनलाइट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये जो सन का लाइट है ये निरंतर हमेशा देते ही रहेगा और देते ही आ रहा है। और क्या लिखा है? अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इसके लिए हमें कभी पे नहीं करना पड़ता, पैसा नहीं देना पड़ता, ये हमें मुफ्त में मिलते रहता है। कभी आपने सुना है सनलाइट के लिए हमें पैसा देना पड़ा हो? कभी नहीं। इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये कभी इंसानों के द्वारा खत्म होने वाला चीज नहीं है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इनसाइड द सन। ये जो सन के अंदर ये जो फ्यूजन होता है उसी से हमें नेचुरली हमें सनलाइट मिलते रहता है। किसके कारण? तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उसके कारण हमें काफी हैवी अमाउंट में एनर्जी मिलते रहता है सनलाइट के रूप में। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, यानी आपको ऊपर जो अभी आपने पढ़ा उसी के बेस पे आपको यहाँ आंसर करना है। नेम सम इनएग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस अदर देन सनलाइट एंड एयर, यानी धूप और हवा के अलावा वैसे और भी कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि खत्म नहीं होने वाला है। तो एक तो हो जाएगा वाटर और दूसरा हो जाएगा सॉइल।
ओके, देखिए वाटर जो है फ्रेश वाटर की कमी है, न कि हमें वाटर की कमी है। पानी तो धरती पे बहुत सारा है जो कि कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा, तो ये वाटर हम यहाँ लिख सकते हैं। सोयल का क्या है, मिट्टी, मिट्टी भी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच फ्यूल इज यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स, यानी इनमें से वैसा कौन सा फ्यूल है, कौन सा ईंधन है जिससे गाड़ियां चलती हैं, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डीजल। ओके। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। टी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसे इंसान लगाता है, बना हुआ भोजन भी नहीं हो सकता, टॉफी भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर सी नंबर एयर होगा। ओके, एयर जो है नेचुरल रिसोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 4, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज इन अ नेचर आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्केयर्स, नॉट प्रेजेंट, इसमें से कौन सा हो जाएगा। ओके, तो आप क्या बता सकते हैं इसका आंसर, आप ये आपने ऊपर पढ़ा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, बताइए। फिफ्थ नंबर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप अपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह का होता है, एक तो हमने जस्ट पढ़ा इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा पढ़ा एग्जॉस्टिबल। ओके, इनएग्जॉस्टिबल जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, एग्जॉस्टिबल भी जो होता है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है, लेकिन यह दो तरह का होता है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है यह दो तरह का हो, एक तो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि इसे हम बार बार इस्तेमाल करते रहें फिर भी वो खत्म होने वाला चीज नहीं होता है, जैसे कि सनलाइट, और क्या हो सकता है, विंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, ये सभी चीजें जो है रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल में क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ओके, जो कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा। फ्यूल्स मतलब ईंधन, इसके बारे में क्या दिया हुआ है, अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस, यानी फ्यूल क्या है, एक पदार्थ है, ईंधन एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, विच बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस इन अ लार्ज क्वांटिटीज। कहने का मतलब जो बड़ी मात्रा में हानिकारक गैसों को छोड़े बिना एनर्जी उत्पन्न करने के लिए हवा में जलता है। ओके, फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड, फ्यूल्स को यानी ईंधन को हम बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल मीन्स प्राइमरी फ्यूल्स में और दूसरे को सेकेंडरी फ्यूल्स में। इफ अ फ्यूल इज प्रेजेंट इन अ नेचुरल स्टेट, यानी फ्यूल जो है यानी ईंधन अगर नेचुरल स्टेट में अवस्था में हो, इट इज कॉल्ड नेचुरल फ्यूल्स, तो उसे हम नेचुरल फ्यूल्स कहेंगे। इफ अ फ्यूल प्रोसेस्ड, अब इस फ्यूल के साथ कुछ हम प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रक्रिया इसमें कर देते हैं और उसकी क्वालिटी को और ज्यादा हम इंप्रूव कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मली उसको फ्यूल कहते हैं, जो कि सेकेंडरी में आ जाता है। हम पेट्रोलियम के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहाँ देखिए पेट्रोलियम को भी कैटेगराइज किया गया है दो चीजों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी को हम नेचुरल फ्यूल्स कह रहे हैं और सेकेंडरी को या तो सेकेंडरी कहें या फिर डिराइव फ्यूल, यानी जिसके साथ हम कुछ प्रोसेस करते हैं। प्राइमरी में देखिए सॉलिड में वुड हो सकता है, लिक्विड में क्रूड ऑयल हो सकता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जिससे हम पेट्रोल, केरोसिन, डीजल प्राप्त करते हैं। वही गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस जैसे सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगर सेकेंडरी फ्यूल्स की बात करें तो सॉलिड में कोक हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा केरोसिन और गैस में कोल गैस होगा। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, बेटा ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, यानी मान लीजिए कि 1 केजी या 1 लीटर जो है वह पेट्रोल है या डीजल है, ठीक है, कोई भी चीज जो है फ्यूल्स है, और उसको जलाने के बाद उसमें से जितना एनर्जी हमें मिलेगा उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। और जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो केजी में होता है, यानी किलो जूल केजी ग्राम में होता है। ओके, इसका फॉर्मूला यहां दिया गया है। इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, यानी हम कैसे, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो अच्छी फ्यूल्स होती हैं उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ अच्छी कैरेक्टर्स होंगी। नंबर 1 क्या होगा, इसका कैलोरी मान ऊंचा होना चाहिए, यानी इट शुड हैव अ हाई कैलोरिक वैल्यू। सेकंड नंबर, इट शुड नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन और शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन कंबशन। कंबशन मीन्स जलाना। ओके, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए और कंबशन करने पर हानिकारक गैस भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर, इट शुड बी ऑफ लो कॉस्ट एंड इजिली अवेलेबल, जो कि यह सस्ता पड़े और आसानी से हमें मिल जाए। फोर्थ नंबर,
इट शुड बी इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसे क्या करना चाहिए, इसको हैंडल करने में एक तो सहूलियत हो स्टोर करने में, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हमें इजी हो, सहूलियत हो। ओके। फिफ्थ नंबर, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। ओके, इसका मतलब इसका जो यानी जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए ये नॉर्मल होना चाहिए। ओके। सिक्स नंबर, इट शुड हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन, यानी ये नॉर्मली जल सके, ज़्यादा न तो ज़्यादा न कम। ओके, यानी इसका जो कंबशन होगा वह मीडियम होना चाहिए, यानी लो होना चाहिए। आगे देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम जानते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस लाइक, एग्जॉस्टिबल यानी जो खत्म हो सकता है, एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो सकता है, इन एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म कभी ना हो, और ये दोनों ही जो होता है ये नेचुरली होता है। ओके। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस were formed from the dead remains of living organism fossils, यानी ये जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं एग्जॉस्टिबल जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा, यह बनता कैसे है, ये फॉर्म कैसे होता है, तो जो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो जीवाश्म होते हैं वो उनके मरे हुए अवशेषों से बनता है। सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल मतलब जीवाश्म, फ्यूल्स मतलब ईंधन, यानी जीवाश्म का ईंधन, तो इसे ही हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कोयला और जो पेट्रोलियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होता है, और ये हमारे आज के डेली लाइफ में काफी अहम भूमिका निभाता है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी हमारे अर्थ के क्रस्ट लेयर में यह हमें मिलता है, यानी फॉसिल फ्यूल हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। आप जानते ही होंगे कि हमारा अर्थ जो है वह 3 लेयर से मिलकर बना है। मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से अर्थ हमने कर दिया, तो ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट लेयर होता है इसे हम अर्थ क्रस्ट यानी क्रस्ट कहते हैं, और बीच वाले को इसके नीचे वाले को मैंटल कहते हैं, और फिर उसके नीचे वाले को फिर कोर कहते हैं। ठीक है, यानी 3 लेयर से मिलकर हमारा धरती का निर्माण हुआ है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। कोल के बारे में यानी कोयले के बारे में देख लेते हैं। कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड। कहने का मतलब कोयला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर एक मिश्रण किया गया है जिससे कोयला बनता है। ओके, इसमें क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी मौजूद होता है, यानी in it nitrogen, sulfur and phosphorus compounds are also present it is found in a coal mines deep under the surface of earth, यानी अर्थ का मान लीजिए कहीं पे हमें पता चला कि इस जगह पे सरफेस के नीचे कोयला दबा होने की चांसेस होता है, तो हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं यानी माइंस वाले जो होते हैं वह वहाँ माइंस खोद कर वहाँ से कोयले को निकालते हैं। अच्छा, इसका बात कर लेते हैं स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कोयला का निर्माण होता कैसे है। ओके, इट इज बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द ग्राउंड बिलो द फॉरेस्ट वॉज स्प्लिट ओपन बाय नेचुरल फोर्सेज सच एज earthquakes and volcanoes. The forest got buried under the surface of earth. Thus, the plants had no contact with the oxygen. Successive layers of sediments sealed the buried plant. Over millions of years, these deposits were subjected to tremendous pressure and heat finally transformed them into coal. यानी ऐसा माना जाता है कि लाखों साल पहले जंगलों के नीचे जमीन भूकंप और ज्वालामुखी जैसी नेचुरली शक्तियों के कारण फट गई होंगी। जंगल धरती की सतह के नीचे दब गई। इस प्रकार क्या हुआ कि जो प्लांट जो हुए उनका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट टूट गया। उसके बाद क्या हुआ कि वह चीज लेयर बाय लेयर नीचे दबता चला गया और वह सील हो गया, यानी उनसे एयर से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर लाखों साल के बाद फिर क्या हुआ,
उसके ऊपर सभी चीजें दबते गई और प्रेशर पड़ते गया और उसमें काफी ज्यादा गर्मी पैदा होने लग गई और इस तरह से वह कोयले में बदल गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो फॉसिल्स हो सकते हैं, यानी मान लीजिए कोई जानवर का मरा हुआ डेड बॉडी हो सकता है, या फिर जंगल हो सकता है। मान लीजिए कभी बाढ़ आया और बाढ़ में क्या हुआ, सभी पेड़ गिर गई किसी तरह और उसके ऊपर दिन प्रतिदिन करते करते, बेटा इसमें जो है ना लाखों साल लगे हैं। ठीक है, इस चीज के लिए लाखों साल लगे होंगे और धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर बाय लेयर मिट्टी जमता चला गया और एयर के साथ कांटेक्ट टूटने के बाद वो प्रेशर में नीचे चला गया और काफी ज्यादा गर्मी होने के कारण यह कोयले में बदल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कार्बनाइजेशन, बेटा ये कार्बनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट मैटर इनटू कोल इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब कह रहा है, यानी पंद पदार्थ जो होते हैं कोयले में बदलने की जो रासायनिक एक प्रक्रिया है, यानी यह केमिकली प्रोसेस होता है। ओके, इसे ही हम कार्बनाइजेशन कहते हैं, यानी जो कार्बन से मिलकर बना होता है, यह केमिकली प्रोसेस होता है। ओके, इसी को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ह्यूज फॉरेस्ट ग्रू अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ। ओके, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन देखिए, द वेजिटेशन डाइज एंड फॉर्म्स पीट। उसके बाद फिर क्या हुआ, द पीट इज कंप्रेस्ड बिटवीन सेडिमेंट लेयर टू फॉर्म लिग्नाइट। यानी बेटा जो अभी हमने ऊपर जो कहानी पढ़ा, यानी जो स्टोरी यहाँ कोयले का दिया हुआ था, उसी के बारे में यहाँ पे शो कर रहा है। आगे देख लेते हैं। द कार्बन कंटेंट ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ द कोल। देखिए अब किसी कोयले में कितना कार्बन मौजूद है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह कोयला किस वैरायटी का है। ओके, द हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ एंड द लॉन्गर कोल हैज बीन हरीड अंडर द अर्थ, द मोर इज द कार्बन कंटेंट इन इट। यानी जो कोयला जितना ज्यादा नीचे दबा रहेगा, जितने सालों तक दबा रहेगा, जितना प्रेशर में दबा रहेगा, वह उतना ही उसमें कार्बन होने की चांसेस ज्यादा होता है। और ये जो कोयले होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। नंबर 1 पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइड कोल। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, अच्छा पीट कोल क्या होता है इसके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। इट इज द यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। यंगेस्ट कहने का मतलब ये सबसे ऊपर वाला लेयर होगा और इसको बनने में कम समय लगा होगा। विच इज लाइट ब्राउन इन कलर, जो कि यह हल्का भूरे रंग का होगा। इट कंटेन्स मिनिमम कार्बन कंटेंट एंड प्रोड्यूस लेस हीट एंड मोर स्मोक ऑन बर्निंग। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 10 to 15 kJ पर ग्राम। यानी जो ये पीट कोल जो होगा इसका रंग तो हल्के भूरे रंग का होगा और इसमें जो कार्बन की मात्रा होगा वह मिनिमम होगा और यह हीट भी कम देगा, लेकिन धुआं यानी इसमें जो स्मोक की मात्रा होगा वो ज्यादा होगा, जिसके कारण पॉल्यूशन ज्यादा होगा। तो इसलिए इस नजरिए से अगर हम देखें तो जो पीट कोल है वो सही नहीं माना जाएगा और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा वो 10 से 15 kJ पर ग्राम होगा। अब कैलोरीफिक वैल्यू मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यानी मान लीजिए कोई 1 kg है और इसको जलने में जितना उष्मा हमें प्राप्त होगा, यानी जितना इसमें से एनर्जी मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, kJ पर ग्राम या पर kg कहेंगे। ओके, इसका वैल्यू ये मेंशन होता है। अब लिग्नाइट कोल की बात करते हैं। इट इज नॉन एज सॉफ्ट कोल, यानी लिग्नाइट कोल को हम सॉफ्ट कोल के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो ब्राउन इन कलर, यह भी पीट की तरह ही ब्राउन होता है और इसमें कंटेन्स मोर कार्बन देन पीट, यानी पीट के मुकाबले इसमें कार्बन ज्यादा होता है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है 15 to 20 kJ पर ग्राम होता है, यानी इसमें 5 जो जूल है ये ज्यादा होता है। बेटा ये K फॉर किलो हुआ, J फॉर जूल और kg फॉर किलोग्राम। अगर kg नहीं हो सिर्फ G है तो हम ग्राम कहेंगे।
बिटुमिनस कोल के बारे में देख लेते हैं। इट इज द कॉमन हाउस होल्ड कोल, यानी ये आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाला कोयला होता है। इट इज द मोस्ट अब्यूडेंट एंड इज कॉम्पैक्ट, ब्लैक, कंटेन्स मोर कार्बन एंड प्रोड्यूस मोर हीट देन पीट एंड लिग्नाइट। यानी ये पीट कोयले से और लिग्नाइट कोयले से ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोयला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है और ये हीट ज्यादा देता है। ओके, और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ये 30 to 35 kJ पर ग्राम होता है। एंथ्रासाइट कोयले के बारे में देख लेते हैं। एंथ्रासाइट क्या कह रहा है? इट इज द हार्डेस्ट कोल कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन, यानी इसमें सबसे ज्यादा कार्बन का मात्रा होता है। बॉन्ड्स विथ डिफिकल्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी लो वोलेटाइल मैटर, है ना। इसका क्या कहने का मतलब, यह सबसे कठोर कोयला होता है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है और बहुत ही कम इसमें यानी ये पानी कम छोड़ता है। इसको जलने में थोड़ा कठिनाई भी होती है, इसलिए इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी इसे हम घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग जो है सिर्फ इंडस्ट्री में ही किया जा सकता है। और इसका जो कैलोरीफिक जो मान होता है वह 28 to 30 kJ पर ग्राम होता है। ओके, नीचे देखिए ये कोल फॉर्मेशन का यहाँ पिक्चर दिखाया गया है कि कोयला किस तरह से तैयार हुआ। ये देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे जंगलों में हैं, किसी कारणवश ये टूट गए, गिर गए, बाढ़ आने का, यानी किसी तरह ये दब गए। ठीक है, ये टाइम के साथ प्रेशर में चले गए और नीचे हीट उनको मिलते गया और ये अलग अलग कोयले में बनते गए, यानी जो जितना नीचे जाएगा उतना ही अच्छा कोयला बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपरी वाला लेयर जो होता है, यानी जिसे हम यंगेस्ट कोल कह रहे थे, पीट होगा, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद अलग अलग तरह का जो भी हमने ऊपर मेंशन किया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इसका क्या मतलब होता है, यानी कोयले का विनाशकारी अवशोषण। ओके, ये क्या होता है? The process of heating coal in the absence of air is called the destructive distillation of coal, यानी एयर के अनुपस्थिति में, ओके, अगर हिंदी में हम कहें यानी हम जब कोयले को जलाएं और उसमें किसी तरह का एयर का कांटेक्ट ना हो, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द absence ऑफ एयर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ओके, कोल कंटेन्स अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब कोयले में कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ओके, जैसे कौन कौन हो सकता है? तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं जो कि कोयले में पाया जाता है। व्हेन कोल इज हीटेड, जब कोयले को जलाया जाता है एयर के बिना, यानी absence ऑफ एयर, अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन, तो हमें कई सारी चीजें मिलती हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर एज फॉलोड। अब क्या क्या हमें मिलेगा कोयले को जलाने के बाद? तो हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं अलग अलग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कोक के बारे में जानकारी लेते हैं। कोक क्या कह रहे हैं? कंटेन्स 98% कार्बन, कोक में जो है 98% कार्बन होता है। इट इज पोरस, ये कैसा होता है? तो यह पोरस होता है, ब्लैक होता है, टफ होता है यानी हार्ड होता है, और यह कोयले का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, लाइक चारकोल। इट इज अ गुड फ्यूल एंड बर्न्स विदाउट स्मोक, यह जो है ये अच्छा ईंधन, इसको फ्यूल मान सकते हैं, और यह कोई स्मोक भी नहीं करता है, कोई धुआं नहीं देता है। इट इज लार्जली एम्प्लॉयड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। कहने का मतलब यह जो एलिमेंट्स है उनके ओर से निकालने के लिए बड़े पैमाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उपयोग जल, गैस और जो प्रोडक्ट होते हैं इसको बनाने में किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। ओके, कोल तार के बारे में बात करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स।
अब ये जो कोल तार होता है ये अलग अलग मिक्सचरों का होता है जो कि कार्बन कंपाउंड का होता है। ये कैसा होता है, तो ये मोटा होता है थोड़ा, यानी इट थिक ब्लैक लिक्विड एंड अनप्लेजेंट स्मेल, जो कि इसका स्मेल हमें अच्छा नहीं लगेगा। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार गिव्स मैनी केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, सिंथेसिस फाइबर्स, ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड। बेटा जब हम इसको देखिए, इसे हम बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। बाय प्रोडक्ट कहने का मतलब कि जब हम उसके साथ कुछ प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के दौरान जो कुछ हम चीजें हमें मिलती है उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको जलाने पर क्या है, इसका जो स्मेल है वो काफी ज्यादा बुरा आता है। और ये किस स्टेट में होता है, तो ब्लैक लिक्विड स्टेट में होता है। और इसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो इसका इस्तेमाल देखिए विच आर यूज, जो कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है डाइज करने में, है ना, एक्सप्लोसिव में यानी विस्फोट में, पेंट करने में, सिंथेसिस फाइबर बनाने में, ड्रग्स बनाने में और पेस्टिसाइड्स बनाने में। सम ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर बेंजीन। अगर आपसे कुछ पूछ दिया जाए कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है कोल तार में जिसे हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर बेंजीन, टोलिन, फेनोल एंड एनिलीन। ओके, नैप्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मोथ एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। नैप्थलीन बॉल से हम जो मोथ होता है उससे उस तरह के इंसेक्टों को, ओके। अगर हम दोबारा इसको देखें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कीट पतंगों को भी भगाने के लिए, इसका मतलब जो ये जो इंसेक्ट यहाँ जो दिया गया है यानी इंसेक्टों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नैप्थलीन गोली आप देखते होंगे जो बॉल टाइप का आता है, हमारे घर में गार्जियन बॉक्स में रखते हैं, कपड़ों के बीच में रखा जाता है ताकि किसी तरह का उसमें इंसेक्ट वगैरह ना लग सके। नोट में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। दीज डेज बिटुमेन आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। देखिए बेटा, पहले जो था कोल तार के इस्तेमाल रोड बनाने में काम किया जाता था, ठीक है, इस्तेमाल में लिया जाता था। लेकिन आज के समय में बिटुमेन जो कोयला होता है उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इसे हम आज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल से क्या होता है, इसका जो पकड़ होता है ये कोल तार से ज्यादा होता है। ओके, अब कोल गैस के बारे में जानकारी लेते हैं। कोल गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस जो होता है ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। द गैसेस प्रेजेंट इन कोल गैस आर कंबस्टिबल एंड हेंस इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। It has high calorific value. It was used for lighting houses, factories and streets in Mumbai until 1950. It was also used for cooling earlier. इसका क्या मतलब है, इसका देख लेते हैं। कोल गैस जो है यानी इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, यानी यह मिक्सचर होता है। ओके, कोल गैस में मौजूद जो गैसें होती हैं वो बहुत अच्छी दहनशील होती है, कहने का मतलब कंबस्टिबल होती है, और यह एक बेहतरीन ईंधन हो सकता है यानी फ्यूल्स हो सकता है। और इसका जो कैलोरी मान होता है, वैल्यू जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा कहने का मतलब कि इसका जो एनर्जी होगा वो हमें अच्छा खासा मिलेगा। इसका इस्तेमाल जो है 1950 तक मुंबई में घरों में, कारखानों में और सड़कों को रोशनी देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। पहले इसका इस्तेमाल ठंडक पहुंचाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। बेटा आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, आगे का जो भी पोर्शन होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।